लगवानी है क्या? लगवानी है क्या? बुलेट यानी कि 1 केजी कितना, क्योंकि एक बंदे का वेट 1 केजी हो ही नहीं सकता। एक बंदे का वेट कम से कम 50 60 70 केजी तो होगा। तो लिहाजा एग्जामिनर ये चीज चेक करता है कि क्या आपको आइडिया है कि 1 केजी कितना होता है, या 1 मीटर कितना होता है, या 1 सेकेंड कितना होता है, या 1 सेंटीग्रेड कितना होता है। अब इसमें वो डिफरेंट जो आपसे ना वो क्वांटिटीज के बारे में गैस करने को बोलता है। गैस करने से मतलब इसको एस्टिमेट करने को बोलता है, और उसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं होता, बल्कि विद इन अ रेंज, एक सेंसिबल रेंज आपका आंसर होना चाहिए, तो फिर वो आंसर करेक्ट आंसर कहलाता है। मिसाल के तौर पर एग्जामिनर आपसे बोले कि यार गैस करो कि व्हाट इज द मास ऑफ एन एडल्ट पर्सन। ठीक है, एक एडल्ट पर्सन का मास कितना होता है। अब देखें, एडल्ट पर्सन का मास का कोई एक आंसर तो नहीं है ना। एडल्ट पर्सन का मास 50 केजी भी हो सकता है, एडल्ट पर्सन का मास जो है 150 केजी भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक एवरेज वैल्यू लिखनी है जो आप समझते हैं कि एक मुनासिब वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखोगे एडल्ट पर्सन का मास जो है वो लेट सपोज 75 केजी होता है। तो क्या 75 केजी का एडल्ट होता है? बिल्कुल होता है भाई। 75 केजी जो है एक मुनासिब वैल्यू, एक एप्रोप्रिएट वैल्यू है फॉर द मास ऑफ एन एडल्ट पर्सन। इसी तरह अगर एग्जामिनर पूछे कि ये बताओ कि यार आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उस कमरे की जो दीवार है की हाइट क्या हो सकती है इन मीटर्स। ठीक है, तो एक कमरे की दीवार की हाइट मीटर में कितनी होती होगी। अब देखें, अगर आप एक कमरे की दीवार को देखें तो तकरीबन वो कोई 10 फीट 11 फीट उसकी हाइट होती है, और 1 मीटर में तकरीबन 3 फीट होते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि कमरे की हाइट जो दीवार है वो 3 से 4 मीटर हो सकती है। तो आप उसको 3 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जामिनर आपसे पूछे कि यार ये बताओ कि मास ऑफ अर्थ आपके ख्याल में कितना होता होगा। ठीक है, तो वैसे तो मास ऑफ अर्थ जो होता है उसकी वैल्यू आपका जो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 जो होता है, उसके पेज नंबर 2 पे आपको गिवन होती है, और वो वैल्यू होती है तकरीबन, आप ये समझ लें कि तकरीबन 6.0 एक्सपोनेंट 24 किलोग्राम होती है। ठीक है, तो यानी कि ज़मीन का जो मास होता है वो तकरीबन 10 की पावर 24 किलोग्राम के ऑर्डर में होता है। तो जो बाकी प्लैनेट्स होते हैं उनका मास भी ऐसे होता होगा, 10 की पावर 24, 10 की पावर 22, 10 की पावर 28, इसी के आसपास होता होगा। बट मोस्ट प्रोबेबली किसी प्लैनेट का मास जो है 10 की पावर 3 या 10 की पावर 8 केजी में नहीं होता होगा, कम से कम 10 की पावर 20 केजी में तो होता ही होगा कंपेयर टू अर्थ। इस तरह फर्स्ट करें एग्जामिनर आपसे पूछे कि बताओ भाई कि आप जो पेंसिल यूज कर रहे हो उस पेंसिल का मास कितना होता होगा, मास ऑफ अ पेंसिल। तो आप में से कोई गैस करेगा एक पेंसिल का मास कितना होता होगा, एनी गैस। हाँ भाई, कोई गैस करें पेंसिल का मास 10 कितना होता। ग्राम्स। दोबारा बोलो जहाँ से। 10 ग्राम्स। 10 ग्राम तो कम है, 10 ग्राम बहुत कम होता है। पेंसिल का मास मेरे हिसाब से जो है ना कम से कम 50 ग्राम तो होता होगा अराउंड। अब देखें, इसका 50 ग्राम एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अगर आप 55 ग्राम लिख देंगे तो वो भी आंसर हो सकता है। आप जो है अगर 45 लिख देंगे तो वो भी हो सकता है। अगर आप 70 ग्राम लिख देंगे वो भी हो सकता है। लेकिन 2 ग्राम 5 ग्राम इतना कम नहीं होता पेंसिल। 2 ग्राम 5 ग्राम बहुत कम होता है। पेंसिल का मास जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये बताएं कि मास ऑफ रूल, प्लास्टिक रूल, जो आपका 30 सेंटीमीटर वाला जो प्लास्टिक रूल होता है इसका मास कितना होता होगा। ये 30 सेंटीमीटर वाला प्लास्टिक रूल होता है, इसका मास भी तकरीबन पेंसिल के आसपास ही होता होगा। लेट्स से 40 ग्राम लिख देते हैं चलो। नहीं, ऐसे अगर फर्ज करें कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द मास ऑफ अ चेयर, एक चेयर का मास कितना होता होगा। चेयर का मास गैस करेंगे आप लोग, एक चेयर का मास कितना होता होगा, एनी आइडिया।
हाँ भाई, चेयर का मास गैस करें कितना होता होगा। और ऐसे हमने कहा 3.5 kg, ठीक है, तलाने का 2 kg, सही है, चलेगा। मेरा ख्याल से एक चेयर का मास जो है ना तकरीबन कोई कम से कम 3-4 kg से स्टार्ट होता होगा और 10-12-15 kg तक होता होगा। सो आई थिंक एनी फिगर बिटवीन 2 kg एंड 20 kg एक्सेप्टेबल होगा इसके अंदर। तो देखिए, एस्टिमेशन का जो सवाल है ना, इसमें आप दो बातें समझ लें। पहली बात तो ये समझ लें कि आप एस्टिमेशन के सवाल का कोई फिक्स जवाब नहीं होता, लेकिन इसका जो भी जवाब हो ना वो एक सेंसिबल और एक रीजनेबल जवाब होना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह से है कि फर्ज करें कि अगर एक आदमी जो है वो अपने दोस्त से कहता है यार जो सामने बंदा बैठा हुआ है इसकी एज कितनी होगी, ठीक है। तो दोस्त कहता है यार इसकी एज जो है ना तकरीबन होगी कोई 40 ईयर्स इसकी एज होगी, ठीक है। अब आप जाते हैं बंदे से पूछते हैं यार तुम्हारी कितनी एज है, कहते हैं यार मेरी एज जो है ना 42 है। तो आप बोलेंगे यार तुम्हारा अंदाजा तो बड़ा अच्छा था। या वो बंदा बोलता है मेरी एज 39 है, तो आप बोलेंगे यार तुम्हारा आइडिया अच्छा है, तुमने सही आइडिया लगाया था। या वो बोले यार मेरी एज जो 38 है, तो आप बोलेंगे यार तुमने अच्छा गैस लगाया था, तकरीबन 40 एज है इसकी। लेकिन अगर वो बंदा बोलेगा नहीं यार मेरी एज तो 69 ईयर्स है, तो आप बोलेंगे यार नहीं तुम्हारा अंदाजा गलत था, तुम तो उसको बहुत जवान समझ रहे थे, तो बड़ा बूढ़ा निकला है, 69 ईयर का बंदा है। जब बंदा बोलेगा नहीं यार मेरी एज तो अभी 22 ईयर्स है, तो आप बोलेंगे यार नहीं तुम्हारा गैस गलत था, तुम ये तो बड़ा यंग बंदा है, तुमने उसको 40 साल का बना दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपने एस्टिमेट किया था इसकी एज को गैस किया था, तो इसका कोई एग्जैक्ट आंसर 40 था, लेकिन आप जो है उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता रहे, लेकिन उस आंसर के आसपास आपके जितने भी आंसर होंगे सारे एक्सेप्टेबल होंगे। हाँ, अगर कोई आंसर बहुत ही आउट ऑफ रेंज होगा, आप 40 साल के बंदे को 69 का कर दें या 32 ईयर्स के बंदे को 40 ईयर्स का कर दें, तो ये आंसर जो होंगे फिर ये गलत होंगे। तो आपको मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर एग्जामिनर अगर आपसे मास ऑफ पेंसिल पूछता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेंसिल का एग्जैक्ट मास बताना है। इसका मतलब है कि आपको एक आइडिया देना है कि पेंसिल कितने ग्राम की होती होगी। अब वो आइडिया ऐसा होना चाहिए कि वो, अब आप बोल दें यार पेंसिल 5 किलो की होती है, पेंसिल तो 5 किलो की नहीं होती ना भाई। या आप ये बोल देंगे पेंसिल जो है वो आधे 0.5 ग्राम की होती है, तो पेंसिल 0.5 ग्राम की भी नहीं होती। तो इस तरह से आपको जो आंसर देना है वो ऐसा देना है कि वो एक रीजनेबल आंसर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो एस्टिमेशन का सवाल है ना, इस ये अभी इसका आप एग्जैक्ट जवाब नहीं दे सकते। अभी आप इसका एग्जैक्ट जवाब इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अब बहुत सारे गैस जो होंगे ना या बहुत सारे जो एस्टिमेट होंगे वो आप उस सूरत में दे पाएंगे जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ होगा। पूरा सिलेबस क्यों? क्योंकि एग्जामिनर बहुत सारी जो क्वांटिटीज है ना उनको गैस करने को उस वक्त कहता है। तो एग्जाम्पल अगर एग्जामिनर आपसे बोले कि भाई यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील को गैस करें, जरा इसको गैस करें, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील आप गैस करें कितनी हो सकती है। तो प्रॉब्लम ये है कि यंग मॉड्यूलस तो आपने पढ़ा भी नहीं है, मॉड्यूलस होता है क्या है। ये आप कब पढ़ेंगे? आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। तो जब आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ लेंगे तो फिर आप गैस कर पाएंगे कि यंग मॉड्यूलस कितना होता है स्टील का। तो बाय द वे मैं आपको बताऊं कि यंग मॉड्यूलस की जो वैल्यूज होती है ना, वो वैसे तो स्टील का यंग मॉड्यूलस होता है 2.0 एक्सपोनेंट 11 पास्कल। तो आमतौर पर यंग मॉड्यूलस की जो वैल्यूज होती है ना वो 10 की पावर 11 के ऑर्डर में होती है। अब देखिए ये तो मैं आपको ऐसे ही अभी से बता रहा हूँ ना एडवांस में। जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे एक मॉडुलस का तभी तो आपको जो है वो याद होगा ना कि एक मॉडुलस अंदाजन कितना होता था। इसी तरह एग्जामिनर वेवलेंथ्स को गैस करने को कहता है, फ्रीक्वेंसीज को गैस करने को कहता है। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज आप कब गैस कर पाएंगे? जब आप वेव का चैप्टर पढ़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको याद दिलाऊं, ओ लेवल्स में आपने पढ़ा होगा कि जो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट होती है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? वो 4 एक्सपोनेंट 7 मीटर से लेकर 7 एक्सपोनेंट 7 मीटर तक होती है, -7, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट जो है 4 एक्सपोनेंट -7 मीटर से लेकर 7 एक्सपोनेंट -7 मीटर तक होती है। इसको अगर आप जो है नैनोमीटर में शो करें तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक जो है वो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट होती है। 400 नैनोमीटर जो वेवलेंथ होती है वो होती है आपके वॉयलेट कलर की लाइट की होती है वेवलेंथ। और 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ होती है वो कौन से कलर की लाइट होती है? वो रेड कलर की लाइट होती है। अब फर्स्ट करें मैं आपसे कहूँ कि यार गैस करो कि ग्रीन कलर की लाइट की वेवलेंथ कितनी होती होगी। ग्रीन कलर की वेवलेंथ और लाइट की कितनी होती होगी?
तब आपको पता है कि एक कॉर्नर पे रेड होता है, एक कॉर्नर पे वॉयलेट होता है। आपको याद होगा कि वो जो आपने ऑर्डर लिखा था कलर्स का, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, ये ऑर्डर होता था ना, रॉइट वेव या वेव गार्ड जो भी बोलते हैं आप। तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो रेड की जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर है और वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 400 नैनोमीटर है। तो कॉमन सेंस की बात है कि बाकी सारी वेवलेंथ इसके बीच में ही आएंगी। अब अपना अंदाजा आप कोई भी गैस लगा लें, ग्रीन की अगर आपको वेवलेंथ बतानी तो 700 टू 400 के बीच में, जैसे अभी गाजिब भाई ने गैस की 550, जैसे अस्फिया ने गैस की 550, देखो सही गैस है। 700 टू 400 के बीच में कोई भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा। तो अब प्रॉब्लम ये है, ये गैस आप 550 वाला गैस आप क्यों कर सके? ये 550 वाला गैप गैस आप इसलिए कर सके क्योंकि आपको ये पता था कि रेड और वॉलेट की रेंज क्या है, मतलब रेड 700 नैनोमीटर पर है और वॉलेट 400 नैनोमीटर पर है। अब अगर आपको यही नहीं पता होता कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज क्या है, तो आप गैस कैसे करते हैं? ठीक है। इसी तरह कुछ गैसेस ऐसे होते हैं कि उनमें आपको कैलकुलेशन करके गैस करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रनर, एक रनर की काइनेटिक एनर्जी को गैस करें। मतलब एक बंदा है वो भाग रहा है, तेज स्पीड में भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, और उस रनर की काइनेटिक एनर्जी को आप गैस करें। अब देखें, इसके लिए जो है ना, मैं आपसे ये थोड़ी कह सकता हूँ कि आप तुक्का मार दें। और थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रनर की काइनेटिक एनर्जी का क्या गैस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। अब फॉर 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 एन एवरेज पर्सन, जो एवरेज पर्सन का मास होता है वो कितना होता होगा? ठीक है, एवरेज पर्सन का मास होता होगा लेट्स से 80 kg। ठीक है, और आप उसकी स्पीड ले लें, तो स्पीड मीटर पर सेकेंड में चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो दुनिया का फास्टेस्ट आदमी है ना, जो फास्टेस्ट मैन है, यानी कि यूसेन बोल्ट, वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल से मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता होगा अराउंड। कोई 11 से लेके 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग। तो दुनिया का फास्टेस्ट आदमी नहीं भी है, वो एक प्रोफेशनल रनर है, तो वो फिर चले 11 12 से नहीं भागेगा तो 10 की स्पीड से तो भागेगा ना कम से कम। तो अगर एक 80 किलोग्राम का मास का बंदा और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, तो भाग रहा है वो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर आप निकालें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी हाफ एम वी स्क्वायर। मास हमने उसका 80 अज्यूम किया है, स्पीड हमने उसकी 10 अज्यूम की है। जगह 440, 40 इंटू 100, दैट इज 4000 जूल। यानी कि एक प्रोफेशनल रनर जो कि कम से कम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, उसका वेट तकरीबन 70-80 kg हो, उसकी एनर्जी 4000 के आसपास आनी चाहिए। अभी तो हमने वैल्यूज अज्यूम की थी, इत्तेफाक से वैल्यू 4000 निकल आई। हो सकता है ये वैल्यू 3500 भी हो सकती है, ये वैल्यू 4500 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसका मास 80 kg नहीं हुआ, उसका मास फर्स्ट करें 60 kg हुआ, तो ये 4000 से कम आंसर आएगा। फर्स्ट करें उसका मास 80 kg से ज़्यादा हुआ, फर्स्ट उसका मास 90 kg है, तो आंसर 4000 से ज़्यादा आएगा। फर्स्ट करें वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नहीं भाग रहा, बल्कि वो 9.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, तो आंसर 4000 से कम आएगा, लेकिन अराउंड 4000 आएगा। अब आप अगर ये बोलें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रनर जो है वो 3200 है, चलेगा। आप बोले 4250 है, चलेगा। आप बोले 3900 है, चलेगा। आप बोले 4400 है, चलेगा। लेकिन आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रनर इज 1000, तो ये नहीं चलेगा, इतनी कम काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। या आप बोले काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रनर इज 70,000, तो भाई ये भी नहीं चलेगा, इतनी ज़्यादा भी नहीं हो सकती। यानी कि हमने इस कैलकुलेशन के जरिए एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला, क्योंकि ना तो हमें रनर का मास पता है, ना हमें उसकी एग्जैक्ट स्पीड पता है। लेकिन आपने जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, जो नॉर्मल एक बंदे का मास होता है और जो नॉर्मल एक रनर की स्पीड होती है, उसको कंसीडर करते हुए आपने एक नॉर्मल एवरेज वैल्यू निकाली जो कि तकरीबन 4000 है। तो अब इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक जो एक भागने वाला एक रनर जो होता है,
उसकी जो कैरेटिक एनर्जी होती है 4000 के आसपास होनी चाहिए। एज ऑफ फर्स्ट वो प्रोफेशनल रनर नहीं है, मतलब मेरी तरह का कोई आदमी है या आपकी तरह का कोई बंदा है जो भाग रहा है, जो कि प्रोफेशनल स्पीड से नहीं भाग रहा, कम स्पीड से भाग रहा है, तो भाई उसकी करंट एनर्जी 4000 नहीं होगी, उसकी करंट एनर्जी 3000 होगी, 3500 होगी, लेकिन होगी 4000 के आसपास। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि ये जो एस्टिमेशन का सवाल है, मैं फिर दोबारा फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बताऊं कि अभी भी आप इसकी 100% तैयारी नहीं कर सकते जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ लेंगे। तो जब आप सिलेबस पढ़ लेंगे, तो फिर आपको जो है वो क्वांटिटीज का, यूनिट्स का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी जितनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता था मैंने आपको दी। अब हम एक काम करते हैं कि इसकी एक वर्कशीट है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और हो सकता है वर्कशीट के भी कुछ क्वेश्चन आपके समझ में ना आए, लेकिन वो आप जब पूरा सिलेबस कर लेंगे, सारी यूनिट्स के बारे में, सारी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला फिर वो चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल हम कोशिश करते हैं जितना हमारी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए ये एक वर्कशीट है, इसमें यूनिट्स के बारे में और एस्टिमेशन के बारे में अगर हम गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले बताऊं कि एस्टिमेशन के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे। उसकी वजह ये है कि देखें, एस्टिमेशन का सवाल जब पेपर में आता है, तो पेपर में सवाल उस वक्त आता है जब आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके होते हैं। एग्जाम तो पूरा सिलेबस करने के बाद देते हैं ना, इसमें बहुत सारे एस्टिमेशन ऐसे होंगे जो कि आगे के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड होंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अभी इन क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूं। बाकी जैसे जैसे आप ग्रेजुअली सिलेबस पढ़ते रहेंगे तो खुद आप बहुत सारी चीज़ों को एस्टिमेट करना सीखते रहेंगे। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब आ जाए हम सवाल नंबर 1 पे। इस वर्कशीट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है एग्जामिनर। एग्जामिनर कह रहा है कि विच डेफिनेशन इज करेक्ट एंड यूजेस ओनली क्वांटिटीज रादर देन यूनिट्स। यानी कि इन चारों ऑप्शन में डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आपको पहले बताना है कि विच डेफिनेशन इज करेक्ट, कौन सी डेफिनेशन सही है, एंड इन एडिशन टू दैट उस डेफिनेशन में सिर्फ क्वांटिटीज का जिक्र हुआ है, यूनिट्स का जिक्र ना नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको इन चारों में से वो डेफिनेशन ढूंढनी है जो कि सही है, नंबर 1, और सही होने के साथ साथ उसके अंदर सिर्फ क्वांटिटीज का जिक्र है, उसके अंदर यूनिट्स का जिक्र नहीं है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। जो पहली डेफिनेशन है उसमें क्या कह रहा है, पहली डेफिनेशन में ये कह रहा है कि डेंसिटी इज मास पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर, मीटर क्या चीज है, मीटर इज यूनिट, मीटर इज नॉट क्वांटिटी। तो इसका क्राइटेरिया क्राइटेरिया के हिसाब से गलत होगी, क्योंकि हमें ऐसी डेफिनेशन चाहिए जिसमें सिर्फ क्वांटिटीज का जिक्र हो, यूनिट का जिक्र ना हो। दूसरी डेफिनेशन में कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी पर यूनिट करंट। अब देखें, इस डेफिनेशन में एनर्जी भी क्वांटिटी है, करंट भी क्वांटिटी है, तो इसमें सिर्फ क्वांटिटीज का यूज हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेफिनेशन गलत है, इसमें सिर्फ क्वांटिटीज का यूज हुआ है, बात तो सही है, लेकिन ये डेफिनेशन टेक्निकली गलत है। बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी पर यूनिट करंट नहीं होता, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, तो इसमें डेफिनेशन गलत लिखी है। सी में कह रहा है प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सी में कह रहा है प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, बिल्कुल सही बात है, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और इसमें देखिए कोई यूनिट का जिक्र नहीं है, सारा क्वांटिटीज का जिक्र है, फोर्स भी क्वांटिटी है, एरिया भी क्वांटिटी है। इसमें सी हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। डी में क्या गलती है, डी में ये कह रहा है कि स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड। पर सेकेंड क्या हो गया, यूनिट। शर्त ये थी कि डेफिनेशन में यूनिट नहीं आनी चाहिए, डेफिनेशन में क्या आनी चाहिए, डेफिनेशन में क्वांटिटीज आने चाहिए, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ये बात आप तमाम लोगों की समझ में आ गई भाई। ठीक है, आई होप के बाद सब लोग की समझ में आ गई होगी। तो ये आपकी जो है वो डेफिनेशन भी आ गई और सिर्फ यूनिट्स के साथ आ गई। ठीक, चलें अब आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें जरा गौर से। कह रहे हैं कि मेकिंग रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यानी कि जब आप रीजनेबल एस्टिमेट लगाएं तो इन चारों में से कौन सी जो एस्टिमेट है, ये कौन सी स्टेटमेंट जो सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे, सिर्फ एक एस्टिमेट जो है वो रीजनेबल नहीं होगा, और वही हमारा आंसर होगा। पहला एस्टिमेट ये कह रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ गीगाहर्ट्ज।
दूसरे एस्टिमेट में कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी ऑर्डर ऑफ 600 नैनोमीटर। तीसरे एस्टिमेट में कह रहे हैं द यंग मॉडुलस कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 11 पास्कल। और चौथे ऑप्शन में कह रहे हैं कि बीटा रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये चार एस्टिमेट हैं, आपको ये गैस करना है कि इन चारों में से कौन सा एस्टिमेट जो है वो रीजनेबल नहीं है। इन चारों एस्टिमेट में से कौन सा एस्टिमेट जो है रीजनेबल नहीं है, ये आपको गैस करना है। अब देखें, हम जो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, ये बड़े ट्रिकी होते हैं। और जब आप ये ट्रिकी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। एक टेक्निक मैं आपके साथ अभी शेयर करूं। टेक्निक ये है कि जब आप एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं और आपके सामने कोई ज़रा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाए, तो आप पहले ना वो ऑप्शन देखा करें जो कि आपको लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है। पहले आप वो ऑप्शन देखा करें जो कि आपको लगता है कि जो आंसर हो ही नहीं सकता, उनको पहले आप रूल आउट कर दिया करें। फिर जो बाकी 2 3 या एक बचा करे, फिर उस पर आप गौर किया करें कि आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मैंने चारों ऑप्शन पढ़े, इनमें से बी और सी के बारे में आई एम 100% श्योर। डी में कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी ऑफ ऑर्डर ऑफ 600 नैनोमीटर। तो क्या लाइट की वेवलेंथ 600 नैनोमीटर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी मैंने आपसे कहा था कि लाइट की जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उसकी रेंज क्या है, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। तो 600 नैनोमीटर उस रेंज के अंदर आता है, तो लिहाजा ये तो बिल्कुल सही एस्टिमेट है। और उसने सवाल में पूछा है कि आप वो एस्टिमेट बताएं जो कि सही नहीं है। इसने सवाल में पूछा है कि वो एस्टिमेट बताएं जो कि सही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही एस्टिमेट है, लिहाजा ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी को देखें। सी में कह रहा था यंग मॉडुलस कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 11 पास्कल। तो देखें, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो आपका यंग मॉडुलस है, मुनीब, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था लेक्चर में कि यंग मॉडुलस जो है वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये अभी हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि यंग मॉडुलस जो कुछ भी होता है उसकी वैल्यू तकरीबन 10 की पावर 11 के ऑर्डर में होती है। तो ये एस्टिमेट भी बिल्कुल सही है, जिसने बोला था यंग मॉडुलस कैन बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 11 पास्कल। ये मॉडल तो 10 की पावर 11 के ऑर्डर में होता है, बिल्कुल होता है, तो ये एस्टिमेट भी बिल्कुल सही है। अब बचे सिर्फ दो ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी ऑफ ऑर्डर ऑफ गीगाहर्ट्ज, यानी कि साउंड की फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में हो सकती है। और डी में कह रहे थे कि बीटा रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब इसमें से अगर आप डी को देखें तो ये कह रहा है कि बीटा रेडिएशन, बीटा, आपको याद होगा आपने ओलिविस में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी होगी शायद। इसमें जो बीटा रेडिएशन होती थी, बीटा रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता था, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको पता है -1 चार्ज होता है। तो उसने कहा है कि बीटा रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज मतलब है कि बीटा रेडिएशन पे -1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है। कहते हैं ये बात भी सही है, तो ये ऑप्शन भी रूल आउट हो गया। अब सिर्फ बचा ऑप्शन ए, जो कि आंसर होना चाहिए। अब ये क्यों आंसर होगा? इसमें लिखा था फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी ऑफ ऑर्डर ऑफ गीगाहर्ट्ज। देखें, आपको ओलिविस में पढ़ाया गया था कि विजिबल सॉरी ऑडिबल साउंड जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक हो सकती है, यानी कि साउंड की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 20 किलोहर्ट्ज हो सकती है। अब अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो फिर वो साउंड नहीं होगी, फिर वो अल्ट्रा साउंड बन जाएगी। तो लिहाजा साउंड की फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक रीजनेबल एस्टिमेट नहीं है, और ये हमारा आंसर। ठीक है। आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलोहर्ट्ज तक होती है। 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर फिर वो आवाज़ जो है वो साउंड नहीं कहलाती, बल्कि फिर वो अल्ट्रा साउंड बन जाती है। तो इसलिए ये कहना है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में होती है, इट इज़ नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट। ठीक है, तो फटाफट ये बताएंगे, ये बात आपकी समझ में आई तो हम आगे चले। हाँ भाई जोया सलमान, बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ भाई मुनीब, बात समझ में आ रही है? चलें ठीक है, ये अच्छी बात है। ऑप्शन डी दोबारा बता दूं, अब्दुल्ला के ने ऑप्शन डी दोबारा बता दूं। देखो, ऑप्शन डी में इसने कहा था कि बीटा रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। बीटा रेडिएशन होती क्या है? देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो लेवल्स का आखिरी चैप्टर था वो, और उससे पहले सारे क्लासेस आपकी जो है वो ऑफ हो गई होंगी, वो लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में।
तीन तरह की रेडिएशन होती थी, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन। अल्फा जो होता था वो हीलियम का न्यूक्लियस होता था, यानी कि उसके ऊपर +2 चार्ज होता था। बीटा इलेक्ट्रॉन होता था, उसके ऊपर -1 चार्ज होता था। और गैमा जो होता था वो न्यूट्रल होता था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता था। तो ये कह रहा है कि बीटा रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी कि बीटा रेडिएशन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, बीटा रेडिएशन पे -1 चार्ज होता है, क्योंकि बीटा रेडिएशन इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये बात आपको शायद नहीं याद हो या नहीं पता हो, उसकी वजह ये है कि बिल्कुल आखिरी चैप्टर था ये ओ लेवल के सिलेबस का, और ओ लेवल का चूंकि एग्जाम नहीं हुआ था तो क्लासेस वगैरह सस्पेंड हो गई होंगी या सिलेबस पूरा नहीं किया होगा, वट जो भी रीज़न होगा, इसलिए आपको याद नहीं होगा। बट डोंट वरी, ये चैप्टर अभी दोबारा जो है हमें इसमें पढ़ना है, और एस में फिर से जो है हम ये अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a student creates a table to show reasonable estimates of some physical quantities. Which row is not a reasonable estimate? ये चार एस्टिमेट्स हैं, इन चार में से कौन सा एस्टिमेट जो है वो रीजनेबल नहीं है, कौन सा एस्टिमेट सही नहीं है। अब आप लोग जो आराम से चारों जो एस्टिमेट पढ़ें, चारों ऑप्शन पढ़ें, और मुझे बताएं आपके ख्याल में कौन सा एस्टिमेट आपको लगता है रीजनेबल नहीं है। ये चारों एस्टिमेट्स पढ़ें और मुझे बताएं कि इन चारों में से कौन सा एस्टिमेट आपको लगता है कि वो रीजनेबल नहीं है। ऑल राइट, सही है, और बाकी लोग भी गैस करें। देखिए, एक अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है कि आप लोग इसको जो है एनालिटिकली देखना सीख रहे हैं। आप लोगों ने सबसे अच्छा काम ये किया है कि आपने पहले उन चीज़ों को रूल आउट किया जो कि आंसर हो नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ एन एडल्ट पर्सन 70 kg बिल्कुल हो सकता है, तो लिहाजा इसको आपने रूल आउट कर दिया कि ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो उसने आंसर में बोला है कि कौन सा एस्टिमेट गलत है। सी में बोला है कि स्पीड ऑफ अ ओलंपिक स्प्रिंट रनर इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, एक रनर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो सकती है। लिहाजा आपके पास दो ऑप्शन बचे, और दो ऑप्शन जो है उनमें से पहला ए है और दूसरा डी है। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रीजनेबल नहीं है। देखें, पहले में वो कह रहा है कि करंट इन अ फैन हीटर इज 12 एम्पियर, यानी कि एक फैन का हीटर है, उसमें 12 एम्पियर करंट पास हो रहा है। अब फ्रैंकली स्पीकिंग में अगर आपको बताऊं, तो किसी भी किस्म का जो हीटर होता है, इट टेक्स क्वाइट अ बिग करंट। किसी भी किस्म का जो हीटर होता है वो इट टेक्स क्वाइट अ बिग करंट, यानी कि 12 एम्पियर करंट उसमें हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको डाउट है, मिसाल तौर पर जैसे आप में से कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा है कि भाई इतना करंट फैन का हीटर यूज नहीं कर सकता, तो अगर आपको डाउट है तो फिर आप एक काम करें, ऑप्शन डी को जरा एनालाइज कर लें। ऑप्शन डी में कह रहा है कि वाटर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन पॉन्ड इज 10 पावर 6 पास्कल। देखें, अगर मैं आपको बताऊं, तो आपने ओ लेवल्स में जो वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, प्रेशर का टॉपिक, वैसे प्रेशर का टॉपिक अभी हम यहाँ पे ही पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 हमारा प्रेशर का टॉपिक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 10 की पावर 5 पास्कल होता है। कितना होता है? 10 की पावर 5 पास्कल होता है। तो अगर आप एक पौंड यानी कि तालाब के पानी के ऊपर देखें, तो सिर्फ पानी के ऊपर जो हवा का प्रेशर होगा वही 10 की पावर 5 होगा, वही 10 की पावर 5 होगा। फिर जब आप तालाब के अंदर जाएंगे, तो एवरी 1 मीटर फॉर एवरी 1 मीटर you will have to add 10 पावर 5 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो लिहाजा जो बॉटम ऑफ द गार्डन पॉन्ड पे जो प्रेशर होगा वो 10 की पावर 6 नहीं होगा, वो 10 की पावर 6 नहीं होगा, वो डेफिनेटली 10 की पावर 6 से डिफरेंट होगा।
वाटर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ गार्डन ऑफ पॉन्ड जो है वो 10 की पावर 6 से डिफरेंट होगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, आपको इसने बोला वाटर प्रेशर का, यानी कि सिर्फ पानी के प्रेशर का बोला है इसने। आपको फॉर्मूला याद है? लिक्विड के प्रेशर का फॉर्मूला लिखना पढ़ाया गया था आपको, किसी को याद है आपने से? हाँ भाई, लिक्विड जो प्रेशर डालता है उसका फॉर्मूला याद है किसी को? रो जी एच। रो जी एच, बिल्कुल। यार ये कहाँ चला गया, एक सेकेंड। लो कर लो बात। मैं जो भी वर्किंग की थी सारी वर्किंग हो गई, कुछ भी सेफ नहीं हुआ। चलो, कभी कभी ऐसा भी होता है। मुबारक हो भाई, हमने जो भी वर्किंग की थी वो शीट पे सब उड़ गई। चलें, खैर मैं वो आंसर पे दोबारा से लिख देता हूँ उसको। भाई पहले का जो आंसर था हमारा, पहले का आंसर सी था, दूसरे का आंसर हमारा ए था, तीसरे का आंसर हमारा, हम भी कर रहे हैं तीसरा। देखिए, आपने पढ़ा था कि किसी भी लिक्विड के ऐसे जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? वो रो जी एच के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आप एक पाउंड के अंदर हैं, यानी कि एक तालाब के अंदर है, तो तालाब के अंदर पानी की डेप्थ कितनी होती होगी? तालाब के अंदर पानी की डेप्थ जो है वो मुश्किल से जो है वो मेरे ख्याल से 0.5 मीटर भी नहीं होती होगी। चलिए 1 मीटर लगा लें। ठीक है, मुश्किल से 1 मीटर की डेप्थ होती होगी जो तालाब बना होता है गार्डन के अंदर, वो जो जिसमें से वो फुहारा लगाते हैं, क्या होता है यार वो, तो मुश्किल से 1 मीटर की डेप्थ भी नहीं होती होगी उसकी। तो 1 मीटर की डेप्थ पे पानी का प्रेशर कितना होगा? पानी की डेंसिटी होती है 1000। ठीक है, जी की वैल्यू 10 ले लें आप, जी की वैल्यू आपने 10 ले ली, और हाइट कितनी है इसकी? 1 मीटर, तो बनेगा 10 की पावर 4 पास्कल। यानी कि जो पानी का प्रेशर होगा, सिर्फ पानी का जो प्रेशर होगा वो 10 की पावर 4 पास्कल होगा। ठीक है, जबकि एस्टिमेट कितना बोल रहा है? 10 की पावर 6 पास्कल। तो 10 की पावर 6 पास्कल जो है वो ज्यादा ज्यादा एस्टिमेट है। लेकिन 10 की पावर 6 पास्कल होने के लिए जरूरी है कि डेप्थ कितनी हो पानी की। पानी की डेप्थ जो है वो कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए। पानी की डेप्थ 100 मीटर होगी तो फिर प्रेशर 10 की पावर 6 पास्कल बनेगा पानी का। और 100 मीटर तो समंदर की गहराई होती है भाई। तो मतलब कहने का ये हुआ कि जो एक गार्डन पॉन्ड है उसकी डेप्थ पर, उसके बॉटम पर पानी का प्रेशर 10 की पावर 6 होना इम्पॉसिबल है। 10 की पावर 6 पावर प्रेशर होने का मतलब ये कि पानी की डेप्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 100 मीटर होनी चाहिए। 100 मीटर का मतलब है 300 फीट से ज्यादा। तो 300 फीट तो दरिया भी गहरा नहीं होता होगा, 300 फीट तो समंदर होता है गहरा। तो लिहाजा ये एस्टीमेट बिल्कुल ही रीजनेबल नहीं है। 12 एम्पियर करंट तो हो सकता है पंखे के हीटर में, लेकिन वाटर के जो गार्डन का पॉन्ड है उसकी गहराई जो 100 मीटर नहीं हो सकती। तो दैट इज वाई डी इज द आंसर। A is a reasonable estimate, B is a reasonable estimate, C is a reasonable estimate. Only D is not a reasonable estimate. ठीक है, तो बताइए लॉजिक समझ में आई सब लोगों के? बात समझ में आई? क्योंकि ये कह रहा है कि वाटर पॉन्ड के बॉटम पे प्रेशर 10 की पावर 6 पास्कल बोल रहा है। तो वाटर पॉन्ड के बॉटम पे प्रेशर 10 की पावर 6 उस सूरत में हो सकता है कि अगर वाटर की डेप्थ 100 मीटर हो, और 100 मीटर डेप्थ तो दायरे तालाब की नहीं होती ना। Question number 4. An Olympic athlete of mass 80 kg competes in a 100-meter race. So what is the best estimate for his mean kinetic energy during the race? कह रहा ओलंपिक में भागने वाले एक रनर की काइनेटिक एनर्जी का बेस्ट एस्टिमेट क्या होगा? आपको याद होगा, अभी मैंने लेक्चर में आपको समझाया था। तो 4000 जूल के आसपास, तो ये आंसर है जो इत्तेफाक से पूरा 4000 ही है। 4 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब है 400। 4 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब है 4000। और 4 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब है 40,000। और 4 इंटू 10 की पावर 5 का
मतलब है 4, इवन अगर 4000 ना भी होता, ये 3500 होता है, ये 4500 होता, तब भी हमारा एस्टिमेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि विच एस्टिमेट इज रियलिस्टिक? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बस ट्रैवलिंग ऑन एन एक्सप्रेसवे इज 30,000 जूल. The power of a domestic light is 300 watt. The temperature of a hot oven is 300 Kelvin. The volume of air in a car tire is 0.03 मीटर क्यूब. चलो ये सवाल आप लोग बताएं मुझे, इन चारों में से कौन सा गैस सही है? अब आपको गलत वाला नहीं बताना, अब आपको सही वाला बताना है। इन चारों में से कौन सा वाला गैस आपको सही लग रहा है? चलें गैस करें जरा। हाँ भाई, क्या गैस किया आप लोगों ने? एनी गैसेस? अब अगर आप लोगों ने कुछ गैस किया था तो दोबारा गैस करना, उसकी वजह है कि मेरा फोन जो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो ऑप्शन जो आप लोगों ने चैट मेरी डिसअपेयर हो गई। ऑलराइट, तो गैसेस आ रहे हैं ज़्यादातर ए बी, ए बी, ए बी, एक सामने डी भी गैस किया है, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, बी 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 बी, ए। ज़्यादातर लोग जो है वो ए गैस कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर लोग जो है बी गैस कर रहे हैं, और सिर्फ एक शख्स ने जो है वो डी गैस किया है, सैयद जहाद ने। इसके अलावा बाकी सब लोग जो है वो ए और बी गैस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं आंसर होना क्या चाहिए। देखें, इसको हम गैस नहीं करते, इसको हम प्रॉपरली चेक करते हैं। अगर एक बस एक्सप्रेस वे पे चल रही है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी 30,000 हो सकती है? चलें चेक करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। कैलकुलेटर निकाल के रख लें सब लोग। अब अगर बस की काइनेटिक एनर्जी 30,000 है, अब अगर बस की काइनेटिक एनर्जी 30,000 है तो ये बराबर होगा हाफ इंटू मास इंटू स्पीड। अब एक बस जो है एक्सप्रेस वे पे कितनी स्पीड से चल रही होगी? एक बस जो है एक्सप्रेस वे पे कम से कम कोई 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तो चल रही होगी ना। तो आप 25 का स्क्वायर करें, 2 को वहां पे लेके जाएं तो कितना हो जाएगा? 60,000, और 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू मास ऑफ बस। अगर मुझे बताओ 600 अपना 60,000 डिवाइड बाय 625 कितना होता है? जल्दी से शाबाश। 60,000 डिवाइड बाय 625 कितना होता है? जल्दी से बताओ। 96, 96। यानी कि अगर आप बस की काइनेटिक एनर्जी को 30,000 लेते हैं और आप अज्यूम करते हैं कि बस की स्पीड 25 है, तो उसका मास बन जाए 96 kg। अब अगर आप बोल रहे हैं कि सर आपने स्पीड को थोड़ा ज़्यादा अज्यूम कर लिया था, तो अगर मैं स्पीड को थोड़ा सा कम अज्यूम कर लूँ तो मास कितना आ जाएगा? 200 kg आ जाएगा। और क्या है? तो मुझे बताओ कि क्या 100 kg 200 kg की बस हो सकती है कभी? इम्पॉसिबल। बस का मास तो कम से कम 50,000 kg होता होगा भाई।
तो अगर फर्ज करेंगे बस का मास जो है वो 100 kg या 200 kg आ रहा है, तो इसका मतलब ये एस्टिमेट बिल्कुल गलत है। तो ए इज नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट। आप लोग जो है 30,000 की वैल्यू को देख के मुतासिर हो गए, और जब आपने कैलकुलेशन की तो पता चला कि 30,000 तो कुछ भी नहीं है बस के लिए। 30,000 जूल तो कुछ भी नहीं है बस के लिए। ठीक है, ऑल राइट। अब आए ऑप्शन बी पे। कह रहे हैं कि पावर ऑफ अ डोमेस्टिक लाइट इज 300 वॉट। 300 वॉट इज टू मच। 300 वॉट इज टू मच। नॉर्मली जो घरों में लाइट्स लगी होती हैं, जो आजकल तो लाइट एनर्जी सेवर टाइप की जो लाइट्स होती हैं, तो मुश्किल से 10 वॉट, 12 वॉट, 4 वॉट, 20 वॉट की होती हैं। इवन कि अगर आप पीली रोशनी का बल्ब इस्तेमाल करते हैं, वो भी 60 वॉट या 100 वॉट का होता है। तो 300 वॉट के जो लाइट्स होती हैं वो डोमेस्टिक लाइट्स नहीं होती हैं, वो कमर्शियल लाइट्स होती होंगी, वो जो सर्च लाइट वगैरह बाहर लगाते हैं वो हो सकती है 300 वॉट की। बट डोमेस्टिक लाइट जो है 300 वॉट की नहीं होती। तो इट इज नॉट अ गुड एस्टिमेट एज वेल। तीसरे में कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट ओवन। द टेम्परेचर ऑफ अ हॉट ओवन इज 300 केल्विन। अनफॉर्चुनेटली मुनीब ये भी आंसर नहीं है। सेंटीग्रेड में चेंज करते हो, तो केल्विन टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में चेंज करने का तरीका ये होता है कि केल्विन में से आप 273 माइनस कर दो तो सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो केल्विन आपको दिया हुआ है 300, इसमें से आप -273 करोगे तो बचेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या एक हॉट ओवन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड तो अभी आपका रूम का टेम्परेचर होगा। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ओवन का टेम्परेचर नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन डी, जिसमें कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ कार टायर इज 0.03 मीटर क्यूब। अब जरा ये देखें 0.03 मीटर क्यूब क्या चीज़ है। नहीं बेटा, ये एक बच्चे ने सही आंसर दिया था, जहाद ने आंसर इसका डी दिया था, बाकी सब आप लोगों ने ए और बी दिया था। 0.03 मीटर क्यूब। देखिए मीटर क्यूब जो होता है ना, एक मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। मेरी बात गौर से सुने, एक मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। और डेसीमीटर क्यूब आप कहते हैं लीटर को, आपकी आसानी के लिए समझने के लिए। तो 0.03 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे? 30 डेसीमीटर क्यूब होंगे। कैसे पता चला मुझे? मैंने 0.03 को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो एक कार का टायर होता है उसमें तकरीबन 30 लीटर वॉल्यूम की एयर होती है, यानी कि 30 डेसीमीटर क्यूब एयर होती है। 30 लीटर का मतलब ये हुआ कि जो एक कार का टायर होता है, उस टायर में इतनी जगह होती है कि उसमें 30 लीटर पेप्सी आ सकती है। उसमें 30 लीटर पेप्सी आ सकती है। मेरे ख्याल से आ जाएगी, मेरे ख्याल से आ जाएगी, क्योंकि कार का टायर ठीक ठाक बड़ा होता है और उसमें 30 लीटर पेप्सी आ सकती है उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रीजनेबल एस्टिमेट है और ये आपका सही आंसर। ठीक है, तो आप सब लोगों में सिर्फ जहाद ने आंसर दिया था डी, बाकी सब ने ए और बी आंसर दिया था, और कुछ लोगों ने बाद में 5-6 दफा सी भी लिखा था, बट स्टिल दैट वाज नॉट द आंसर। ठीक है भाई, तो ये कि आपको इंशाल्लाह ताला बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1.7 एक्सपोनेंट 6 मीटर। यानी कि अर्थ के मुकाबले में जो मून का रेडियस है तकरीबन 1/4 है। अर्थ के मुकाबले में जो मून का रेडियस है तकरीबन 1/4 है। अर्थ का रेडियस जो है अर्थ का रेडियस जो है 6.4 एक्सपोनेंट 6 है और मून का जो है 1.7 एक्सपोनेंट 6 है। ठीक है, मुझे तुम क्या करो, ऑप्शन बी में डोमेस्टिक लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं हो सकती बिकॉज वो काफी ज्यादा वॉट लेती है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थ के मुकाबले में मून का रेडियस 1/4 है, 6.4 अर्थ का है, 1.7 मून का है। ठीक है, नहीं मैं तो इस बात का मतलब ही नहीं समझा। स्ट्रीट लाइट क्या मतलब? स्ट्रीट लाइट का क्या मतलब है? स्ट्रीट लाइट तो नहीं कह रहे तुम, जो बाहर लगी होती है स्ट्रीट लाइट? अच्छा स्ट्रीट लाइट, नहीं स्ट्रीट लाइट की तो बात नहीं हो रही ना, तो डोमेस्टिक लाइट ही बोल रहा है। डोमेस्टिक लाइट का मतलब है फिर घर के अंदर जो आप लाइट्स यूज करते हैं, जो बेडरूम में, डाइनिंग रूम में, लाउंज में लाइट्स लगी होती हैं। ठीक है,
तो वो जो है क्या कहते हैं, और फिर आपको एक बात बताऊं कि आजकल वो 1000 वॉट वॉट की तो जमाना चला गया है। बाहर जो आप अपनी एलईडी लगाते हैं ना, सर्च लाइट जो घर के बाहर लगाते हैं, वो भी 50 वॉट की होती है सिर्फ। मतलब मेरे घर के बाहर जो बड़ी लाइट लगी हुई है ना, जो गली में रोशनी करने के लिए होती है, 50 वॉट की लाइट लगी हुई है। तो 300 वॉट की लाइट का जमाना बहुत पहले चला गया। 300 वॉट की लाइट जो है वो इज नॉट पॉसिबल। सवाल पे वापस आते हैं। कहते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर एंड द रेडियस ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1.7 एक्सपोनेंट 6 मीटर। अब कह रहे हैं कि a student wishes to build a scale model of the solar system in the classroom using a football of radius 0.12 meter to represent the earth. So which object would best represent the moon? लेकिन सवाल यह है कि ये अर्थ है और ये मून है। मून का रेडियस अर्थ के मुकाबले में 1/4 है। तो अगर हम अर्थ को फुटबॉल से अगर शो करें, तो मून को हमें किससे शो करना चाहिए? बास्केटबॉल से, चेरी से, गोल्फ बॉल से या टेनिस बॉल से? अगर अर्थ और मून को कंपेयर करें और अर्थ को हम रिप्रेजेंट करें फुटबॉल से, तो मून को किससे रिप्रेजेंट करना चाहिए? एक बास्केटबॉल से, एक चेरी से, एक गोल्फ बॉल से या टेनिस बॉल से? एहतशाम का कहना है टेनिस बॉल। साहिल का कहना है गोल्फ बॉल। टेनिस बॉल, गोल्फ बॉल, टेनिस बॉल, टेनिस बॉल, चेरी, टेनिस बॉल, टेनिस बॉल। और गेस करें बाकी। गोल्फ बॉल, गोल्फ बॉल और चेरी, गोल्फ बॉल, चेरी, टेनिस बॉल। देखें, अगर आप इसको बास्केटबॉल से कंपेयर करेंगे तो फुटबॉल और बास्केटबॉल तो बराबर ही होती है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। चेरी इज टू स्मॉल। एक फुटबॉल के मुकाबले में जो चेरी होती है ना, वो इतनी सी होती है यार। इसका 1/4 थोड़ी होगी, तो कम से कम इसका 1/10 होगी। तो चेरी इज नॉट पॉसिबल। उसी के साथ गोल्फ बॉल देखें तो गोल्फ बॉल बस चेरी से थोड़ी बड़ी होती है। तो गोल्फ बॉल का रेडियस जो है वो फुटबॉल के रेडियस का 1/4 नहीं होता, 1/4 से ज्यादा कम होता है। तो इसका आंसर टेनिस बॉल ही बनेगा, क्योंकि टेनिस बॉल जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और उसको आप कह सकते हैं। मुझे आवाज नहीं आई, दोबारा बोलो। हाशिर तुम बोल रहे हो? अभी किसने सवाल पूछा था? मुझे आवाज नहीं आई सही। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेडियस 1/4 होगा फुटबॉल के मुकाबले में, वो अप्रोक्सीमेटली जो टेनिस बॉल का ये होगा। तो लिहाजा इसका आंसर मेरे ख्याल से ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर इसका टेनिस बॉल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि विच पेयर ऑफ यूनिट्स कंटेन्स वन ड्राइव यूनिट एंड वन एसआई बेस यूनिट? कौन से पेयर में एक ड्राइव यूनिट है और एक बेस एसआई यूनिट है? जल्दी से बता दें, ये तो आपको 1 सेकंड में बता देना चाहिए। इस सवाल के कौन से ऑप्शन में एक ड्राइव यूनिट है और एक बेस यूनिट है? जल्दी से, शाबाश। यस, ये आंसर होगा। एम्पियर जो है वो एक बेस एसआई यूनिट है, कूलम जो है वो एक ड्राइव एसआई यूनिट है। तो आंसर आपका ये है। बीसीडी क्यों नहीं होगा आंसर? क्योंकि किलोग्राम और केल्विन दोनों बेस क्वांटिटीज हैं। मीटर और सेकंड दोनों बेस क्वांटिटीज हैं। न्यूटन और पास्कल दोनों ड्राइव क्वांटिटीज हैं। उसने फरमाइश ये की थी कि एक वन ड्राइव होनी चाहिए और वन बेस होनी चाहिए। तो एम्पियर बेस है और कूलम जो है ड्राइव है। ठीक है, एम्पियर बेस है और कूलम जो है क्या है? कूलम जो है वो ड्राइव है। ठीक है भाई, तो एम्पियर जो है वो बेस है और कूलम जो है वो ड्राइव है। तो लिहाजा आपका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑल अबाउट इट। ये वर्कशीट भी आपकी खत्म हुई। और बाकी ये कि मैं इसको फॉर्म सेव कर लूँ, ऐसा ना हो कि ये दोबारा से जो है वो सेव ना हो। ठीक है जी।
तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमने चैप्टर नंबर 1 में काफ़ी सारा काम कर लिया। हमने चैप्टर नंबर 1 में जो है वो हमने बेस यूनिट्स पे बात कर ली, उसके बाद हमने जो है वो ड्राइव यूनिट्स पे बात कर ली, और फिर उसके बाद हमने जो है वो एस्टिमेशन पे बात कर ली। ठीक है, हमने 3 एरियाज डिस्कस कर लिए, और उसके अलावा हमने वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व कर लिए और वर्कशीट नंबर 2 भी सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब जो ये जो 2 लेक्चर्स हैं और जो ये 2 वर्कशीट्स हैं, ये मैं आपके साथ अभी ग्रुप पे इंशाल्लाह ताला शेयर कर देता हूँ। ग्रुप मैंने भी आप लोगों का नहीं बनाया है, इसलिए नहीं बनाया। मैं चाहूँगा सब लोग इस दफ़ा मुझे अपना जो नाम है सेंड कर दें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने मुझे अपना नाम सेंड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आज लाजमी तौर पे मुझे अपना नाम टेक्स्ट कर दें, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दूँ, जो हमारा अपना ग्रुप होगा और जिसमें मैं सारे लेक्चर्स और वर्कशीट्स वगैरह शेयर करूँगा। आपको मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ कि आपको करना क्या है। आपको अपना नाम लिखना है। फर्स्ट आपका नाम है शबाना, मिसाल के तौर पे, तो आप क्या लिखेंगे? शबाना। ठीक है, आपने शबाना लिखा, मतलब शबाना नहीं लिखना, जो आपका नाम है वो लिखना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शबाना यानी कि आपका नाम आया, फिर आप लिखेंगे AS कैपिटल में स्पेस देके, फिर आप स्पेस देके लिखेंगे C, फिर आप स्पेस देके लिखेंगे WH, फिर आप स्पेस देके लिखेंगे 20, और फिर आप स्पेस देके लिखेंगे 21। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इस पैटर्न पे मैसेज टाइप करें। शबाना की जगह अपना नाम लिखें। अगर आपका नाम शबाना है तो शबाना लिख दें, अगर आपका नाम कुछ और है तो वो लिखें। फिर स्पेस देके कैपिटल में AS लिखें, फिर स्पेस देके कैपिटल में C लिखें, फिर स्पेस देके कैपिटल में WH लिखें, फिर स्पेस देके 20 और फिर स्पेस देके 21। इस तरह से मैसेज टाइप करके चाहे व्हाट्सएप कर दें चाहे टेक्स्ट कर दें, और मेरा ये नंबर है, इस पर आप इसको सेंड कर दें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला अगर आप आज दोपहर तक ये काम कर देंगे, मुझे मैसेज सेंड कर देंगे। अगर आपने नहीं किया, पहले कर दिया तो ठीक है, नहीं किया है तो आज लाजमी कर दें। मैं इंशाल्लाह आज दोपहर तक जो है ये व्हाट्सएप पर बना के ये सारा मटेरियल जो है, यानी कि लेक्चर की PDF और दोनों वर्कशीट्स की PDF जो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसका फ़ायदा एक सबसे अच्छा ये होगा कि आपको जो है वो लेक्चर कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी लेक्चर में लिखूंगा वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है जी, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में जो है इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में जो है वो फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।